दीप्तलायो एम शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र कुमार क्रमांक 1260। दिन शनिवार, तारीख 12 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय अमित श्रीवास्तव, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो एक्यूप्रेशर, मूलभूत सिद्धांत और विकास, उसका पार्ट 14 ले रहे हैं। इससे पूरे 13 पार्ट ले चुके हैं। ज्यादा समय लेता है अमित श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि आज का दो जाए। आदरणीय श्रीवास्तव। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातस्य पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीद्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। षष्ठी के पूर्व परमेश्वर सदैव विद्यमान रहता है। वो हमेशा से विद्यमान था। वह जगत का सृष्टा है, जगत को जनक है, जगत को सृष्टि करने वाला है। और यही नहीं, वह जगत का एकमात्र स्वामी है। वह भूलोक को और द्योलोक को, दोनों को धारण करता है। ऐसे परमेश्वर की हम सब श्रद्धा भक्ति से उपासना करते हैं। अब 1200, ये जो हमारा स्वाध्याय चिंतन, उसके 12 से 60वें दिन के जो इस ग्रुप के संचालक हैं आदरणीय अरविंद शर्मा जी, हमारे बीच में उनके योग्य पुत्र अभिषेक शर्मा जी हैं, उनको प्रणाम। के शर्मा जी को प्रणाम। वीएन चौधरी जी को प्रणाम। अशोक सीकरी सर को प्रणाम। और अंजलि शर्मा जी को प्रणाम। मैं हमेशा सीखता हूं अपने अग्रजों से भी, और जो मुझसे अनुज हैं उनसे भी सीखता हूं, किसी रूप में भी, क्योंकि ये कुछ न कुछ ज्ञान हमेशा देते हैं। तो मैं, अभी गुरु पूर्णिमा हुई है, मैं उन सबको गुरु मान रहा हूं, क्योंकि जिससे भी मैं सीखता हूं वो मेरे गुरु हैं। तो मैं वंदना के शब्दों में कर रहा हूं कि वंदन गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर लिखा। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं, क्योंकि वो ज्ञान के सागर ही नहीं है, बल्कि वो महामोह, महामोह माने जो जीवन का, जो जगत का मोह है, उसको उसको नष्ट करने वाले हैं, अपने वचनों से नष्ट करते हैं। और उसी प्रकार नष्ट करते हैं जैसे सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें पूरे अंधकार समूह को एक पल में नष्ट कर देती हैं। तो ऐसे समस्त गुरुओं को मेरा प्रणाम। हम लोग एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत एवं विकास के 14वें भाग में है। 13 भाग हम लोगों ने पूरे किए हैं, और हम लोग उत्तरोत्तर ये बढ़ते गए हैं कि जो चीनी दर्शन है, जिसने एक्यूप्रेशर का मूलभूत विकास किया, यद्यपि उसकी अवधारणा भारतीय दर्शन में भी है, और भारतीय जो हमारी चरक संहिता है, आयुर्वेद है, उसमें भी इसका उल्लेख है। लेकिन जो विकास का क्रम हुआ वो एक्यूप्रेशर विधा को वहां हुआ जिसमें, तो हम चर्चा कर रहे थे अभी। पहले हम लोगों ने लंग्स की चर्चा किया, और उसके ऑर्गन की, एलआई की, लार्ज इंटेस्टाइन की चर्चा किया। फिर हम लोगों ने स्टमक और स्प्लीन की चर्चा किया। फिर हम लोगों ने हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की चर्चा किया। फिर हमने किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की चर्चा किया। फिर हमने पेरिकार्डियम की चर्चा की। तो अब पेरिकार्डियम के जो कपल ऑर्गन है, हम लोग उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जो ट्रिपल वार्मर के नाम से विख्यात है। ट्रिपल वार्मर मॉडर्न साइंस के हिसाब से कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। यद्यपि हमारा जो पेरिकार्डियम है उसको भी नहीं माना गया था मॉडर्न साइंस में, लेकिन अवधारणा इस प्रकार की है कि हार्ट के कवरिंग को के रूप में पेरिकार्डियम का कंसेप्ट है, इसलिए यह तो माना जा सकता है कि वो एक ऑर्गन के रूप में है। लेकिन ट्रिपल वार्मर जो उसका पेयर ऑर्गन है और यांग ऑर्गन के रूप में मशहूर है,
वो कोई फिजिकल एंटिटी मॉडर्न साइंस नहीं मानता है। लेकिन अवधारणा, क्योंकि ज्ञान की अवधारणा हम लोग मानते हैं कि वो जितना ज्ञान हमारा सीमित है या जो जानते हैं उसकी अवधारणा से भी ऊपर है। तो उस अवधारणा में इसको माना गया, ट्रिपल वार्मर को, और इसका गुण और कर्म भी जाना गया, और ये एक्यूप्रेशर विधा में दर्ज है। पेरिकार्डियम का इसको ऑर्गन पेयर ऑर्गन माना गया। इसके 3 डिवीजन माने गए। यानी वार्मर का मतलब है कि वार्म करना, शरीर की जो ऊष्मा है, शरीर की जो ऊर्जा है, उसके 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 लिए ट्रिपल वार्मर का विचार आया। तो इसके 3 पार्ट्स किए गए। नंबर 1, जो अपर वार्मर, जो हमारा सर से लेकर के और हमारा डायफ्राम तक आता है, ये हमारा अपर वार्मर हुआ। फिर अपर वार्मर के बाद मिडिल वार्मर हुआ, जो डायफ्राम से नीचे नाभि तक गया, वो हमारा मिडिल वार्मर हुआ। और नाभि से नीचे जो कंट्रोलर हुआ, वो हमारा लोअर वार्मर के रूप में उसको जाना गया। अब यह अवधारणा तो थी। भारत जो बाद में विकास हुआ, तो डॉक्टर वॉल जो जर्मनी के थे, उन्होंने जब इसको स्टडी किया तो इन्होंने उसको एंडोक्राइन सिस्टम माना, यानी एंडोक्राइन मेरिडियन माना। अब एंडोक्राइन मेरिडियन हम लोग मॉडर्न साइंस इसको मानता है। मॉडर्न साइंस मानता है कि अगर कंट्रोलर है, शरीर का कोई कंट्रोलर है, तो उसके 2 कंट्रोलर के रूप में माना जा सकता है। एक नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरा है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोनल बैलेंसेस को कंट्रोल करता है। और हार्मोन्स क्या है? बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, नैनोग्राम में अगर आप इनको तुलना करें तो नैनोग्राम में भी अगर ये हैं, तो ये उतने निकालने पर भी इसकी शक्ति इतनी अधिक है कि कार्य बहुत अधिक करते हैं। तो अब एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर के शरीर को कंट्रोल करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम का जो कंट्रोलर माना गया था, उसको सुपर कंट्रोलर जो कहा गया था, वो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोलर है, और वो लिम्बिक सिस्टम भी कंट्रोलर है, जो हमारे विचारों को डेवलप करता है या विचारों को कंट्रोल करता है या विचारों के एनालिसिस करता है, उसका भी कंट्रोलर है। यानी हाइपोथैलेमस दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस रूप में हम देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट जो है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन मानी जा गई। दूसरा, प्रोफेसर पारदेव जो कोरिया के दार्शनिक थे, उन्होंने इसको स्पाइन मेरिडियन माना। अब स्पाइन मेरिडियन माने क्या हुआ? स्पाइन मेरिडियन भी वही हुई जो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट माने गए। एक पार्ट माना गया ब्रेन, और दूसरा पार्ट माना गया स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी जो स्पाइन सिस्टम को भी उन्होंने जोड़ा, तो ये भी कंट्रोलर के रूप में हो गया। तो शरीर के ट्रिपल वार्मर की महत्ता इससे समझी जा सकती है कि 2 दार्शनिकों ने इसको माना, अलग अलग माना। एक ने माना उसको एंडोक्राइन सिस्टम, और एक ने माना उसको स्पाइनल सिस्टम। यानी स्पाइन भी वही काम कर रही है, और एंडोक्राइन सिस्टम भी, सब कंट्रोलर, शरीर के कंट्रोलर के रूप में। टीसीएम जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो प्रारंभिक दर्शन था, 300 ईसा पूर्व के बात के पहले की बात है, तो उस समय जो कंसेप्ट आया था, तो उस उन्होंने इसको बहुत बढ़िया दिया। इन्होंने सिंचाई मंत्री के रूप में इसको कहा कि जैसे सिंचाई मंत्री क्या काम करता है, जैसे शरीर को या किसी को जल की आवश्यकता होती है, तो जल तत्व का है, जल तत्व को अलग अलग जगहों पर जैसे सिंचाई से करते हैं, तो हमारी वर्षा जैसे न हो तो सारा फसलें नहीं होंगी, वर्षा नहीं हो तो शस्य श्यामला धरती नहीं होगी। वैसे ही उन्होंने कहा कि सिंचाई मंत्री के रूप में है, और अगर ये रहता है तो ये क्या करता है, ये जो जल शक्ति है या जो तरल है, उनको कंट्रोल करता है। हम ये मॉडर्न साइंस में भी जानते हैं कि हमारे शरीर में अगर हम कहें तो या तो कोई एनर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कहेंगे या तो कोई तरल है। नंबर 3, हम कहें कोई रक्त है। तो 3 ही चीज हो सकती है। तो अगर रक्त और तरल, दोनों को तरल माना जा सकता है, तो अगर उनका कंट्रोलर के रूप में ये है, तो ये भी बहुत उसके महत्ता को दर्शा रहा है। फिर ये और क्या काम करता है? ये जो ऊर्जा है, हमने कहा शरीर में ऊर्जा है और तरल है, तो तरल का तो एक कंट्रोलर है ही है,
ये ऊर्जा को भी अलग अलग जगहों पर नियंत्रित करता है, उसका काम भी करता है। कैसे करता है? शरीर में हम माने कि दार्शनिक तत्व ये है, दार्शनिक विचार ये है, और मॉडर्न साइंस भी यही कहेगी कि ऊर्जा शरीर के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये ऊर्जा का सब क्रम हमेशा है, और ऐसे ही पूरा शरीर चलता है। तो इस रूप में ऊर्जा को बाएं दाएं, ऊपर नीचे, बाहरी भाग आंतरिक भाग में ले जाने के काम भी इसको नियंत्रक के रूप में इसको माना जाता है, ट्रिपल वार्मर। अब ऊपर अपर वार्मर में क्या है देखिए, अपर वार्मर के अगर भाग में कहें तो मेन जो है ये काम करता है ट्रिपल वार्मर कि ऊपर ऊपर है लंग्स और हार्ट। तो इस अपर वार्मर को आवश्यकता क्या है? डिफेंसिव एनर्जी की आवश्यकता है। तो लंग्स हमारे डिफेंसिव एनर्जी होती है, तो ये क्या करता है, उस डिफेंसिव एनर्जी को लंग्स की ओर भेज देता है ताकि लंग्स शक्तिशाली हो जाए। मिडिल वार्मर भी काम क्या करता है? ये मिडिल वार्मर जो काम जो है, मिडिल वार्मर है, वहां पर स्प्लीन और पैंक्रियाज है, स्टमक है। तो इनमें क्या न्यूट्रिटिव ऊर्जा चाहिए, यानी पोषक ऊर्जा चाहिए। यही पोषक तत्व के रूप में सब चर्निंग करते हैं, और बाद मॉडर्न साइंस मानते हैं चर्निंग करते हैं, इसी से हमारा भोजन बनता है, इसी से कोई ऊर्जा बनती है। तो इस वाले रूप में जो न्यूट्रिटिव ऊर्जा है उसको ये स्प्लीन की ओर डाइवर्ट कर देता है। तो ये काम भी इसका हो गया। लोअर वार्मर में क्या काम करता है? लोअर वार्मर नाभि से नीचे है, तो जो तरल हमारे अवशिष्ट तरल होते हैं उन तरलों को नीचे और भेज देता है ताकि यूवी उसको उसके माध्यम से बाहर उसको निकाल दे। तो वहां तरलों का कंट्रोलर के रूप में हो गया है। अगर लंग्स की कमजोरी हो गई तो क्या हो जाएगा? अगर लंग्स में मान लीजिए लंग्स कमजोर है और इसने अपर वार्मर ने ऊर्जा को भेजा, वहां पर डिफेंसिव ऊर्जा को भेजा, तो हम लोगों को बीमारी के रूप में छींके आ सकती है। और ऊर्जा, क्योंकि लंग्स कमजोर है, वो उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो वैसी दशा में छींके आ सकती है। उसी तरह अगर नीचे स्प्लीन, जहां पर मिडिल वार्मर में स्प्लीन अगर हमारा कमजोर है, वो उसका वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो जो न्यूट्रिटिव ऊर्जा आएगी उसको वो संभाल नहीं पाएगी, तो क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। तो ये उस पे है। लोअर वार्मर में क्या होगा? लोअर वार्मर का काम यूबी और किडनी का है मेन। तो उसमें क्या होगा, अगर शरीर के तरल रुक गए बात, और उसकी, और ये क्या हो, क्योंकि यूबी हमारा कमजोर पड़ गया तो शरीर के तरल होना। अब अपर वार्मर में आता क्या है? पूरे ऑर्गन्स की बात करें तो हम लोग क्या आता है, तो हमारा ये आ गया, सर आ गया, हमारा गला आ गया, हमारा गला मुंह वाला जो भाग है ये भी तो उसी उसी पार्ट आ जाएगा। और हमारा ये अपर आर्म, आर्म को तीन भागों में बांट दीजिए, अपर आर्म, मिडिल आर्म और लोअर। अपर आर्म का ये कंट्रोलर होगा, अपर आर्म का होगा, चेस्ट का होगा, लंग्स का होगा, थ्रोट का होगा, हेड का होगा, और इस एरिया का कंट्रोलर ये है। मिडिल वार्मर में क्या है? तो मिडिल आर्म का मिडिल आर्म ले लीजिए, मिडिल आर्म ले लीजिए, और स्प्लीन, स्प्लीन है इसमें, स्टमक है, पैंक्रियाज है, इस वाले में और जीबी है। इतने को इसका कंट्रोलर मिडिल वार्मर के रूप में है। और लोअर वार्मर में आपका क्या है? लीवर, लीवर को भी लोअर वार्मर माना गया। लीवर, किडनी, यूबी, और नीचे का ये आर्म, छोटा नीचे वाला सबसे लास्ट आर्म का भाग, वो, और पैर, ये उसमें आते हैं। तो यानी अगर इसको ये माना जाता है कि कौन से पॉइंट्स पर कैसे, अगर कहीं ठंडा गर्म हो रहा है तो ये किस रूप में हो रहा, कहाँ हो रहा ठंडा, तो उसके आधार पर ये चिकित्सा में आगे चल के यूज करते हैं लोग, और उसको यूज में जाना जाता है। अब हम लोगों ने बताया था कि सबसे अधिक ऊर्जा जो 2 घंटे में आती है, तो इसमें आती है 9 बजे रात से 11 बजे रात। इसमें मैक्सिमम जो ऊर्जा है, सर्वाधिक ऊर्जा आती है 9 बजे रात से 11 बजे रात में आती है। और बर्थ ऑर्गन की हम लोगों ने चर्चा किया था कि चाइनीज सिस्टम में बर्थ ऑर्गन का भी कंसेप्ट है, और उसके हिसाब से जैसे ज्योतिष में उस उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है आपके व्यक्तित्व पर, वैसे ही बर्थ ऑर्गन जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है, जो बर्थ है। तो अगर इसको नवंबर 8 से दिसंबर 7 तक, यानी 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक जिनका जन्म हुआ है,
उनका ट्रिपल वार्मर कंट्रोलर है, उनका बर्थ ऑर्गन के रूप में। तो ये हमेशा होता है। और हम लोग अगर ट्रीटमेंट भी करते हैं तो हम लोग इसमें ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो नॉर्मल इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई लेमैन के रूप में भी हो तो स्मॉल फिंगर के जो पित्त ज्वाइंट है, बीच वाला ज्वाइंट, स्मॉल फिंगर, दोनों स्मॉल फिंगर का जो पित्त बीच वाला ज्वाइंट है, उसमें मेथी की पट्टी बांध कर इसके उपचार कर सकते हैं, बीच वाले। ठीक है। अब आगे इसको और पढ़ें। कंसेप्ट के रूप में जो दार्शनिकों ने कहा, एक्यूप्रेशर दार्शनिकों ने जो कहा, उन्होंने कहा कि पेरिकार्डियम, हम लोगों ने बताया था कि पेरिकार्डियम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साथ पेयर ऑर्गन था, और नीचे यूबी और किडनी, इन चार का कंट्रोलर के रूप में था। वो समेकित रूप उनका उनका कम, जिसको कहना चाहिए कि पूरा एक साथ जुड़ा वाला रूप कहा गया था, ये पेरिकार्डियम कहा गया था। अब उससे शेष जितने ऑर्गन हैं वो आपके ट्रिपल वार्मर्स के साथ जुड़ा वाले हैं, समेकित रूप है। कैसे, कौन कहा है? तो इसमें क्या आएंगे? उसमें आ जाएगा लंग्स, आएगा लंग्स, आएगा लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी, लीवर आ जाएगा, गार्बेडर आ जाएगा, और स्टमक आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगा। तो 6 ऑर्गन इसके साथ होगा। तो इनका समेकित रूप है, यानी जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इन सब ऑर्गन्स के जो की समस्याएं जो है उनमें प्रस्फुटित होगी, दिखाई पड़ेगी, जो आहार में जाएगा। अब जो पेरिकार्डियम हम लोगों ने जब चर्चा किया था, वो हम लोग कहा था सर्कुलेशन मेरिडियन, उसको कहा गया था सर्कुलेशन मेरिडियन, हम लोगों ने बताया था इसको। तो सर्कुलेशन मेरिडियन है, और भावनाओं का, क्योंकि हार्ट से जुड़ा हुआ था, हार्ट का समेकित रूप था, तो भावनाओं का नियंत्रण पर्सन, जो एक तो सर्कुलेशन, दूसरा जो भावनाओं का नियंत्रण था उसका है, तो उसको नियंत्रण करता था और संतुलित करता था, हार्ट से जुड़ा होने के नाते। ट्रिपल वार्मर का कार्य क्या है? ट्रिपल वार्मर का जो है, शरीर में जो ऊष्मा है, शरीर में जो ताप है, शरीर में जो ऊर्जा है, उसका नियंत्रण है। और इसके माध्यम से ऊष्मा या ऊर्जा चाहिए किस बात के लिए? अल्टीमेटली हमको चाहिए कि हमारा भोजन, मेन हमारा काम है पाचन। अगर ये पाचन, डाइजेशन होता है, तो यानी डाइजेशन अल्टीमेटली ऊष्मा, ऊर्जा और पाचन के लिए संतुलित और उसको कंट्रोल करना है, ये उसका काम है। तो ये इस रूप में इसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडर्न साइंस मानती है, ये तो कह ही रहे हैं, मॉडर्न साइंस मानती है कि यदि शरीर में हमारा एसिडिक या एल्कलाइन नेचर हो गया, तो हमारा काम कर, एल्कलाइन पूरी तरह से हो गया, मैं बता रहा हूं, pH 8, pH 7 माना जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो 7 नंबर जो होता है, वो बैलेंसिंग फॉर्म होता है जल का। यानी वो ना तो वो न्यूट्रल है, वो ना तो एसिडिक है और ना वो एल्कलाइन है। अगर 7 से कम हमारा हो रहा है, 7 से नीचे जाता है तो हमारा एसिडिक होने लगता है। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक, और पीएच 7 से अधिक है तो एल्कलाइन। शरीर को जो मेन शरीर, सारे शरीर का पीएच 8 होना चाहिए। इस 8 पीएच 8 में ही शरीर के सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स बेस्ट फंक्शनल होते हैं, जिसको ऑप्टिमम कह सकते हैं। हमारा जो बेस्ट फंक्शन उसमें होता है पीएच 8 पे होता है शरीर के लिए। हालांकि सबके अलग अलग है, केवल 3 जगहों पर एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए। कैसे, कहां पर? पहले तो सलाइवा में, सलाइवा में 6.3 से 6.8 के बीच में होना चाहिए, ताकि वो एसिडिक रहे। एसिडिक रहने पर क्या होगा? जो भोजन आप खाएंगे उसमें कोई बैक्टीरिया होंगे या कोई चीज होगा, उसको नष्ट करेगा। दूसरा, यूरिन का हमारा पीएच हमेशा 7 से नीचे 6 की तरफ होना चाहिए, सो दैट कि अगर एल्कलाइन वो एसिडिक होगा तो जो बैक्टीरिया उस मार्ग से आना चाहते हैं वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, तो वो डिफेंस का दो। तीसरा जो मुख्य है, वो पीएच हमारा होना चाहिए स्टमक का। स्टमक में हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कहेंगे या आयुर्वेद की भाषा में कहेंगे तो वो जठराग्नि है, और अगर हम मॉडर्न साइंस की भाषा में कहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसका पीएच जब चर्निंग होती है पूरे भोजन की और 4 घंटे स्टमक में रहता है भोजन, तो उसका पीएच 1.2 से 2 पीएच हो जाता है, यानी हाईली एसिडिक है।
तो केवल इन जगहों पर हम लोग मानते हैं कि हमारा एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए। अदरवाइज अगर एसिड एसिड का कैरेक्टर जो रक्त है, रक्त का भी लगभग आपका 7.4 होता है, यानी रक्त भी एल्कलाइन होता है। रक्त रक्त का भी एल्कलाइन होता है, 7.4 के आसपास होता है। उसी तरह जो ब्रेन में सीएसएफ होता है, उसका भी 7.4 के आसपास होता है। तो वो भी आपका सीएसएफ जो होता है, जो ब्रेन को बैलेंस करता है, पोषण देता है, और जिसमें तैरता रहता है ब्रेन, उसका भी पीएच 7.4 के आसपास होता है। तो यानी हमको पूरा 7.4 यानी एल्कलाइन चाहिए। और और हमारा पीएच अगर 8 होगा तो हमारा हार्मोन्स और ये हमारे एंजाइम्स बढ़िया फंक्शन करेंगे, हमारा पाचन वगैरह ठीक से होगा। तो अब ये अच्छा, दूसरा भावनात्मक रूप से क्या है। भावनात्मक रूप से पेरिकार्डियम क्या करता है, पेरिकार्डियम और दोनों में अंतर समझ। पेरिकार्डियम भावनात्मक रूप से व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक निजी संबंधों, निजी सेक्सुअल संबंधों पर निर्भर करता है, और उसको संतुलित करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये पेरिकार्डियम कैरेक्टर है। ट्रिपल वार्मर का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। यह सामाजिक मूल्यों, सामाजिक हितों, इन पर अधिक निर्भर करता है, यानी इसको अधिक कंट्रोल करता है। जो हमारे सामाजिक रिलेशंस हैं वो ट्रिपल वार्मर से गवर्न होते हैं। जो हमारे इंडिविजुअल रिलेशन है, घर पारिवारिक वाले, वो हमारे पेरिकार्डियम से नियंत्रित होते हैं। अब अगर ट्रिपल वार्मर संतुलित है तो क्या होगा। अगर ट्रिपल वार्मर संतुलित हो तो व्यक्ति जो सामाजिक भूमिका है उसका निर्वाह बढ़िया से करेगा, उसके दायित्व का निर्वाह बढ़िया से करेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि घर परिवार के समय और धन के कॉस्ट पर, की कीमत पर भी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करे। ये उसका कैरेक्टर है, देख लीजिए। ये कैरेक्टर ये है कि अगर टीडब्ल्यू आपका कैरेक्टर है और टीडब्ल्यू आपका संतुलित है, तो आप अपने घर परिवार के पैसे, समय, दोनों की कॉस्ट पर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए ये टीडब्ल्यू असंतुलित हो गया, बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने घर परिवार तक ही सीमित रहेगा। माता पिता, पत्नी, बच्चे, और अगर और थोड़ा सा बढ़ा ले तो भाई बहन, यहीं तक सीमित रहेगा। इसके बाद उसको परिवार, इस परिवार के अलावा बाहर संसार में क्या हो रहा है उससे वो कोई नाता नहीं रखना चाहेगा। सामाजिक संबंधों के प्रति उसका पूर्वाग्रह होगा कि नहीं, कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। अपने अपने शरीर पर, अपने शरीर पर, अपने घर परिवार के उस पर बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन करना, इन सब पर अधिक ध्यान देगा अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो। अब अब ट्रिपल वार्मर बाय द वे अगर बैलेंस नहीं हुआ, मान लीजिए कम कम फंक्शनल हुआ या अंडर एक्टिव हो गया, मान लीजिए क्या होगा। तो जो भी स्प्लीन, स्टमक, लीवर, लंग्स, एलाई की बीमारियां हैं या परेशानियां हैं वो आएंगी। जैसे अगर आपको कहें तो आप खांसी खांसी अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं हुआ, कम हुआ, तो खांसी आ सकती है, क्योंकि लंग्स और एलाई का संबंध, लंग्स का एलाई का संबंध वही खांसी वगैरह से है। अगर स्प्लीन और स्टमक हो तो डकार आ सकती है, जो डकार आप लेते हैं वो हो सकती है। और अगर नीचे आपका वो है तो वो समस्याएं उसकी मतलब अधिक अधोवायु निकल सकती है, उसकी वजह से। वो लीवर और गॉल ब्लैडर का कैरेक्टर है। तो वहां ये, तो इनका काम ये है। तो ये एक और चीज है इसके, कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम, एक सिस्टम कहा गया है मॉडर्न साइंस में लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ का जो जैसे जो रक्त है वो तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों जगह जाता है। यानी पहले वो
सप्लाई करता है सारे शरीर को, और जो दूषित रक्त होता है, दूषित रक्त माने जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है, उसको वो वापस लाने का काम करता है। तो वो दो भूमिका करता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि अगर रक्त किसी जगह छूट जाता है, निकल जाता है बाहर, अपने कैपिलरी से बाहर निकल जाता है, तो उस रक्त को उस लाने का काम जो है, ये काम इस लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम डिफेंस का सिस्टम भी है, और वो किसी न किसी नाम से पोषक तत्वों का भी है, कि पोषक तत्व जो है वो जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता वहां पर पहुंचता भी है, और वहां के वेस्ट मटेरियल को ला करके और मुख्य धारा यानी हार्ट में पहुंचाने का काम भी उसका है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम को भी ये डाइवर्ट करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ये ट्रिपल वार्म ये अब आप देखें कि जो अगर बीच में हमारा जो स्प्लीन और स्टमक है, तो उनके कितने काम, पैंक्रियाज है, स्टमक है, स्प्लीन है, तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो पैंक्रियाटिक जूस लगभग 1.5 से 1.5 लीटर के आसपास पर डे, मतलब 24 आवर्स में लगभग 1.5 लीटर निकलता है। तो ये अब ये क्या काम करता है पैंक्रियाटिक जूस, इसमें भी 98% जल है। जल सब जगह देखिए, जल हर जितने भी जूस आप मिलेंगे उसमें यही 98 95 से 98% हमेशा मिलेगा आपको, जल बहुत मिलेगा। 1-2% आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलेंगे जो उसमें होता है। अब इसमें जो है 2% ठोस हुआ जैसे, और इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, उसमें सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, कार्बोनेट, क्लोराइड सब होगा। हाँ, थोड़ा सा आयरन नहीं होगा, आयरन वहां पर नहीं पाया जाएगा। कार्बनिक में क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कहलाते हैं, तो उनको एल्ब्यूमिन होगा और ग्लोबुलिन होगा, ये दोनों। और ये रक्त में, प्लाज्मा में बहुत आवश्यक तत्व के रूप में माने जाते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं, जिसकी वजह से रक्त जो है बाहर निकलने नहीं पाता है, कि बाहर निकल जाए। तो ये, तो अब ये वाला जो पैंक्रियाटिक जूस क्या काम करता है, देखिए यहाँ पर जो पाचन में 3 बहुत ही बढ़िया एंजाइम कहलाते हैं, वो होते हैं। तो एक तो होता है ट्रिप्सिन, तो 3 होते हैं, लाट के रूप में हम लोग समझ सकते हैं उसको, LAT। लाट से होता है एल से लाइपेज, लाइपेज फैट का करता है, लाइपेज की वजह से फैट का डाइजेशन होता है। और दूसरा ए है, तो ये एमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च करता है। और टी है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का करता है। तो लाट के नाम से ये नॉर्मली बोलते हैं इसको, लाट यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो इन चीजों का भी इसमें जो है होता है। तो फैट, तो बाइकार्बोनेट आयन्स जहां जहां होंगे उनका काम ये होगा कि वो उसको फैट का बढ़िया से मेटाबॉलिज्म कर देंगे। तो जो पीएच हमारा चला था, ये हमने बताया था, स्टमक में पीएच 1.2 पीएच है, बहुत हाईली एसिडिक है। और हमने कहा कि पीएच 8 नहीं होगा तो बहुत से फंक्शन नहीं होंगे। तो ये वही बात है कि स्टमक में तो चर्निंग आवश्यक है, वहां पर सब जीवाणु है उनको नष्ट कर दिया, जो विषाणु है उनको नष्ट कर दिया, और चर्निंग भी किया। और चर्निंग करने के बाद उसको बिल्कुल आपका एक बहुत तरल के सेमी सेमी सॉलिड के रूप में उसको कायम के रूप में कन्वर्ट करके ड्यूडेनम में भेज दिया। अब ड्यूडेनम में जब भेजा आपको, तो यहीं पर आपको सारे चीजें होना है। अब यह पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा, ऊपर से बाइल जूस भी आएगा, और इंटेस्टाइनल जूस भी आएगा। ये सब सारी भूमिका इस बात की है कि इसको पीएच 8 कर दें, 1.2 पीएच से 8 पीएच कर दें, ताकि और आगे क्रियाएं होने लगे। नहीं तो क्रियाएं होंगी नहीं, ऑर्गेनिक जो और क्रियाएं जो हमारे शरीर में केमिकल क्रियाएं हो रही हैं वो नहीं हो पाई। उसी तरह अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो जो भी वो जुड़ा हुआ है ना, लार्ज एलआई और एलआई भी जुड़ा हुआ है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा। म्यूकस इसलिए होगा ताकि जो स्टूल बन रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको वो उसका फ्लो होता रहे और वो बाहर निकल जाए, ये उसका कंसेप्ट है। तो वाटर होगा, मिनरल होगा, विटामिन का एब्जॉर्प्शन यही होता है एलआई में। एलआई में भी बैक्टीरिया जो वो बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया जो बोलते हैं, वो एलआई में होते हैं। वो क्या करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, कि गुड बैक्टीरिया आपसे भोजन नहीं लेते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल है उसी से भोजन लेते हैं अपना। आपके सहायक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आपका कोई भोजन जो आपको खाने वाला है,
उसको कुछ नहीं करते, ये वेस्ट मटेरियल से अपना भोजन बनाते हैं। साथ में जो देते क्या है ये आप समझते हैं, साथ में ये देते हैं कि विटामिन B12 वगैरह, विटामिन बी और के बनाते हैं। मतलब पूरा यहाँ पर जो सिस्टम है वो एल आई वो विटामिन B के बनाता है। और उसमें सारे वो है, जब थाइमीन भी है, राइबोफ्लोविन भी है, निकोटिनिक एसिड है, बायोटिन है, फोलिक एसिड, ये सब एल आई में बनते हैं। और ये हमारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया। क्यों हम लोग कहते हैं कि जब गुड बैक्टीरिया हो, तो जब एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो हमारा गुड बैक्टीरिया भी मरता है। मॉडर्न साइंस से इतर डिफरेंट हम लोगों को थोड़ा सा सोच रहती है कि जब हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं या हम लोग कोई केमिकल ऐसा लेते हैं जो हम मारना चाहते हैं, जैसे हम लोग डिकैरिस, स्कैरिस, इसका मारने के लिए डिकैरिस कोई दवा लेते हैं, तो डिकैरिस तो वो मारती है, तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी बैक्टीरिया को मारती है, हमारे गुड बैक्टीरिया भी उसमें मरते हैं। जबकि नहीं, हम लोग कहते हैं कि उसको नहीं मारना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ना मरे। तो उसके लिए सिस्टम और भी एनर्जी सिस्टम बढ़ा दीजिए, लेकिन उसको करिए। तो वही कंसेप्ट है कि करते क्या है ये जो आपका, मान लीजिए आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, इनका आपका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हुआ या मेटाबॉलिज्म इनका ठीक नहीं हुआ, तो ये बैक्टीरिया उसको फिर से पचाते हैं, उसको फिर को मेटाबोलाइज करते हैं। और मेटाबोलाइज करके अभी तभी आपको क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। तब आपको मीथेन गैस निकलेगी और फिनोल। तो इनकी वजह से दुर्गंधित वायु निकलती है, जो आपका स्टूल दुर्गंधित होता है बाद में या निकलती है, वो इन्हीं कारण से होती है। तो अगर आपका पाचन यहाँ पे ठीक नहीं है, जिसके लिए सारे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पैंक्रियाज, एल आई, ओ एस आई, ये जिम्मेदार हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है कि मतलब दुर्गंधित वायु हमारे सहायक के रूप में होते हैं और हमारी सहायता ही करते हैं, क्योंकि उसका पाचन ठीक से करा देते हैं। बाइल जूस, बाइल जूस लीवर से निकलता है और लगभग समझ लीजिए 500 ml से 1 लीटर तक बीच में 24 आवर्स में होता है। ये निकलता रहता है। स्टोरेज कहाँ होता है, स्टोरेज होता है हमारा गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर छोटा है इन कंपैरिजन टू लीवर, तो उसमें से एक लीटर मान लीजिए बना 24 घंटे में। अब इसको कंसंट्रेशन तो अगर वो रखें तो रखें कि स्टोरेज कैपेसिटी कम है, इसलिए उसको कंसंट्रेट कर देते हैं कि 10 की जगह 1, तो कंसंट्रेटेड रूप में रहता है। तो वहां पर वो कम कम स्पेस में अधिक वॉल्यूम का कंसंट्रेटेड बाइल जूस रख सकते हैं। अब बाइल जूस क्या करता है, इसमें भी 97% जल है और 3% पास ठोस है। इसमें म्यूकस भी है, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल भी है, इसमें भी बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट बहुत आवश्यक है, बाइल पिगमेंट्स है, फैटी एसिड है, ये सब होते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो बाइल साल्ट की भूमिका यहाँ देखिए, ऊपर जब हम लोग कहते हैं कि फैट, फैट माने तेल, तेल के रूप में घी तेल यही तो है फैट। तो ये फैट है, ऊपर तैरता फैट, अगर आप पानी में डाल दें तो ऊपर तैरता रहेगा। तो ये तैरता रहेगा। अब ये तैरता रहेगा तो हमारे यहाँ जो ये हमारे वो उसका करा, उसका लाइपेज, हमारा लाइपेज का काम क्या है कि वो इसको फैट का मेटाबॉलिज्म करना है। अब ये तैर रहे हैं ऊपर, तो वो, अब वो नीचे वो रहता है, जब तक नीचे नहीं लाएंगे तब तक वो इसको ब्रेकअप नहीं करेगा, यानी इसका मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा। तो इनका बाइल साइड्स का काम ये है कि इसको ऊपर से नीचे ले आते हैं, सरफेस टेंशन घटा देते हैं, यानी जल का टेंशन घटा देंगे तो नीचे आ जाएगा। तो नीचे जब आ जाएगा तो फिर ये मेटाबॉलिज्म उसका हो जाता है। इसलिए इनकी भूमिका है, इन एंजाइम्स की भी और बाइल साइड्स की भी ये भूमिका है इसमें। अब इन कामों को इसलिए बताया गया क्योंकि पाचन के लिए ट्रिपल वार्मर की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह तरल, एनर्जी, रक्त, इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी होता है। और स्टमक और स्प्लीन के भाग में, मध्य भाग में रहता है, तो उसमें मध्य भाग में ये सब डाइजेशन को भी कंट्रोल कहीं ना कहीं करता है। अब एक अन्य कार्य क्या है इसको, इसका कुछ काम है। अब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ट्रिपल वार्मर, तो मेन काम तो उसका वार्मर है, यानी आपके शरीर को जो टेम्परेचर दे रहा है वो यही दे रहा है।
चाहे ऊपर हो, चाहे मध्य भाग में हो, चाहे नीचे भाग में हो। इसलिए इसको हम लोग मानते हैं कि ट्रिपल वार्मर में तीन वार्मर है, ऊपर के वार्मर, मध्य के वार्मर, लोअर। ऊष्मा नहीं होगी तो फिर हमारा बहुत से काम जीवन के नहीं हो पाते। तो भौतिक और पराभौतिक दोनों रूप में आप मानिएगा इसको। जब हम बात करते हैं तो कोई ऊष्मा या है तो ऊष्मा भौतिक भी है और उसमें पराभौतिक भी है। दोनों ऊष्मा आवश्यक है। गर्मजोशी से मिलना, ये सब भी मिलना उसका आवश्यकता है। ब्रेन से देखिए, इसका एक और भूमिका है। ब्रेन से एंडोक्राइन सिस्टम, हम लोगों ने कहा ना कि एंडोक्राइन सिस्टम, कुछ दर्शकों ने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम है, कुछ ने कहा ये हमारा स्पाइनल सिस्टम है। इसीलिए कहा ब्रेन से जो भी आदेश आते हैं उसको वो एग्जीक्यूटिव अधिकारी की तरह एग्जीक्यूशन के काम में लगाता है। जैसे शादी ब्याह में हम लोग कहें कि शादी ब्याह में हम लोग वो एक बना देते, इवेंट मैनेजर के रूप में भूमिका बना देते हैं, तो वो इवेंट मैनेजर सब काम करता है और वही मालिक हो जाता है उस घटना के लिए, उन चीजों के लिए कि वो यहाँ पे ये खड़े होंगे, यहाँ पे ये खड़े होंगे, बताने लगता है। तो वो इवेंट मैनेजर के रूप में रहता है। यानी ब्रेन से जो आदेश आया उसको ये एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ट्रिपल वार्मर की भूमिका बड़ी। 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक उसको हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है, और उससे 12 घंटे बाद ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी उसमें रहती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा। अब 9 से देखिए, 9 से 9:40 तक ये अपर वार्म रहती है। 9 बजे से लेकर के 9:40 तक ये ऊर्जा अपर वार्मर माने ऊपर रहती है, लंग्स और हार्ट में रहती है। फिर 9:40 से 10:10 तक, यानी 20 मिनट और 10-30 आधे घंटे तक मिडिल वार्मर रहती है। और उसके बाद 9:10 से 11 बजे तक ये नीचे के वार्मर में आ जाती है। तो अब दूसरा, इसको कभी कभी एलर्जी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल वार्मर को। एलर्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन के रूप में हम लोग लीवर को मानते हैं, लेकिन ट्रिपल वार्मर की भूमिका है। तो ट्रिपल वार्मर का और लीवर 3 का, ट्रिपल वार्मर का लीवर 3 माने लीवर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट, और ट्रिपल वार्मर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट TW4 होता है। इन दोनों के माध्यम से भी हम लोग एलर्जी का उपचार कर सकते हैं। प्लस डॉक जो मैं इधर बता रहा हूं ये TCM में नहीं है। प्लस चाइनीज सिद्धांत में डॉक्टर वॉल का सिद्धांत भी आया, तो उन्होंने एक एलर्जी की मेरिडियन बना दिया और कहा वो एलर्जी मेरिडियन है। वो मॉडर्न साइंस को उन्होंने दोनों से जोड़ दिया। तो एलर्जी मेरिडियन आपके इंडेक्स फिंगर में होती है। इंडेक्स फिंगर में, ये मिडिल फिंगर की तरफ, ये वाले इस भाग में, इस भाग में, इस भाग में ये एलर्जी की मेरिडियन, एडी मेरिडियन नहीं, ये एंटी, ये वाली एडी, ये वाली एडी, दूसरी वाली मिडिल फिंगर में, तो वहां पर एडी मेरिडियन कहती है, तो एंडी मेरिडियन हो जाएगी। ये एंडी मेरिडियन, ये है एडी मेरिडियन, मतलब मिडिल फिंगर में आपका एडी मेरिडियन है। तो लीवर, एडी मेरिडियन और साथ साथ ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, 3 मेरिडियन के माध्यम से एलर्जी का उपचार कर सकते हैं। एलर्जी तो अब एक और थोड़ा सा मेटाफिजिकल या फिजिकल के रूप में आप उसको माने, जो एक गुण और होगा कि एक सामान्य मानवीय गुण क्या है कि जो आप सब काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप विनोद प्रिय भी होने चाहिए। अगर वो आपके जीवन में नहीं है, उसको हम अगर काव्यात्मक शब्द में कहें तो वो रस है। विनोद प्रियता एक रस है। तो अगर विनोद प्रिय नहीं है तो विनोद प्रिय होना एक मानवीय गुण है। दूसरा क्या है काम, तो ये वाला भी ट्रिपल वार्मर से जुड़ा जाता है कि विनोद प्रियता भी ट्रिपल वार्मर के साथ जुड़ता है। नंबर 2 और भी है, एक आप ग्रुप में कितना बढ़िया फंक्शन करते हैं, अकेले इंडिविजुअल नहीं, आप ग्रुप में, यानी सामाजिकता वाला हुआ ना, ग्रुप में कितना बढ़िया फंक्शन करते हैं, ग्रुप को कितना बढ़िया लीड करते हैं, ये आपका ट्रिपल वार्मर भी कंट्रोल करता है। यानी 2 गुण, एक तो विनोद प्रिय होने चाहिए, तो वो अगर ट्रिपल वार्मर बढ़िया है तो बैलेंस विनोद प्रिय होंगे। नंबर 2, आप ग्रुप को, इंडिविजुअल के लिए लीवर भी जिम्मेदार है। इंडिविजुअल काम करने के लिए लीवर बहुत बाहर के, अकेले आपको काम मिल जाएगा तो आप बढ़िया से काम करेंगे, खूब काम करेंगे, जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक काम पे जुटे रहेंगे, काम नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। ये लीवर का भी गुण है। लेकिन सामूहिक रूप में 5 लोगों के साथ
अपने समूह को, अपने ग्रुप को चलाना, उसको नियंत्रित करना, उसको बैलेंस करना, ये जो कोई गुण है वो ट्रिपल वार्मर का गुण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि ये अगर ये बैलेंस फॉर्म में है या ये वो है, तो ये बताता है, संकेत देता है कि आप अपने कार्यों के अतिरिक्त पूरी टीम को कैसे संचालित करते हैं, कैसे उनसे काम लेते हैं, कैसे उनको विनोद प्रियता के माध्यम से प्रसन्न भी रखते हैं और उनसे काम भी लेते रहते हैं। तो ये उसका कैरेक्टर है। अगर टीडब्ल्यू में कहीं गड़बड़ी है तो आपको वही होगा ना कि भाई आपको खांसी आ जाएगी, डकार आएगी, आपको अधुआई भी निकलेगी, सब चीजें। अब ऊष्मा और गर्मी, जब भी बात करते हैं ऊष्मा की, तो हम लोग भौतिक पाराभौतिक दोनों की बात करते हैं। तो ऊष्मा का कंट्रोलर है यानी ट्रिपल वार्मर है। तो ये ऊष्मा दोनों पारिवारिक संबंधों में और सामाजिक संबंधों में भी, तो ये दोनों के लिए गर्मी का संकेत देती है कि भौतिक और पराभौतिक दोनों रूप में आपके संबंधों में है। संबंधों की गहराई भी इससे तय होती है। और संबंधों की गहराई क्या, कि कोई संबंध, व्यक्तिगत संबंध भी है किसी से, तो वो कितना प्रगाढ़ है, ये ट्रिपल वार्मर तय तय करता है या उससे संकेत मिलता है। नंबर 2, इसमें सेक्स संबंधों की गहराई भी हो सकती है और उनके सेक्स संबंधों के बिना भी गहराई हो सकती है। यानी जो पारिवारिक संबंध है, इनके इतर आपको सामाजिक संबंध बनाते हैं, विपरीत लिंगी से बनाते हैं। मान लीजिए आप मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, तो ये बनाते हैं। तो इसका अर्थ ये है, दोनों ये नहीं है अर्थ है कि उनका सबका संबंध सेक्स संबंध से होगा। उनका संबंध निजता के आधार पर भी हो जाएगा और पारिवारिक संबंध, पारिवारिक के साथ सामाजिक संबंधों के रूप में भी होगा। कोई आवश्यक नहीं कि सेक्स संबंध की वजह से ही माना जाए। ट्रिपल वार्मर का ये है कि रिलेशनशिप सामूहिकता में, दूसरा विपरीत लिंगी से आकर्षण और विपरीत लिंगी से कार्य करने की शक्ति, ये देना काम ट्रिपल वार्मर का है। ये मैं, क्योंकि वो संबंधों की गहराई बहुत दर्शाता है। तो संबंधों की गहराई का अर्थ दोनों दोनों हो सकता है। वहां सेक्स संबंध भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जनरल सिम्टम क्या है, क्या जनरल मतलब हम लोग जनरली क्या बताते हैं कि अगर जो दोनों चीजें हैं, बैलेंस भी और इम्बैलेंस भी, शरीर के तापमान में, मान लीजिए आपका देखिए, नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि सर आपका ठंडा होना चाहिए, पैर हाथ पैर गर्म होने चाहिए। उल्टा अगर हो रहा है कि सर आपका गर्म हो रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो ये शरीर के तापमान में परिवर्तन आ रहा है। ये इसी का संकेत है, ट्रिपल वार्मर का संकेत है। स्किन में आप देखिए, स्किन के आसपास किसी के बहुत गर्म हो कभी दिखाई पड़े, तो वो भी इसी का संकेत है कि ट्रिपल वार्मर की ही कोई प्रॉब्लम हो रही है। हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस जो होते हैं, नॉर्मली दो तरह के होते हैं, लेडीज में तो होते ही है, तो वो मेनोपॉजल होता है, मेल में भी होते हैं मेनोपॉजल में। तो हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस होते हैं, तो दो उसके संकेत है, एक तो ट्रिपल वार्मर, एक तो पहला किडनी और दूसरा ट्रिपल वार्मर। दो 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 चीजें संबंधित। खांसी डकार, जैसे बताया था, खांसी डकार, अधोवायु, मेमोरी लॉस भी इससे जुड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब ये एग्जीक्यूशन कर रहा है और ये गर्मी को मेंटेन कर रहा है, तो ऊष्मा तो सब में होनी चाहिए। अगर वो एनर्जी या ऊष्मा नहीं है तो स्मृति लोप भी हो सकता है, आपको भूल जाने की आदत हो सकती है, आपको ये चेस्ट की प्रॉब्लम होती है। चेस्ट की प्रॉब्लम वर्चुअली पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम है, जो इससे इससे जुड़ा हुआ है, पेयर ऑर्गन है यहाँ पर चेस्ट पर। तो हम जैसे मान लीजिए चेस्ट में बहुत अधिक होता है, तो हम लोग एक पॉइंट बहुत बताते हैं कि P6 रेट कर दीजिए, पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट हम लोग कहते हैं कि रेट कर दीजिए, तो आपके चेस्ट की प्रॉब्लम काफी दूर हो जाएगी। तो वही इसी का पार्ट है वो, पेरिकार्डियम का वो पॉइंट है। अब इसमें देखिए और भी एक महत्वपूर्ण है, अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा। एक स्वप्न की बात कर रहा हूं, वो स्वप्न आप जो भी कहीं पर है वो सिम्टम के रूप में आएगा। स्वप्न में हो जाएगा कि दौड़ने पर आप गिर गए, ऐसा आ सकता है। सपने में आएगा कि दौड़ने पर आप गिर गए, या आप बाय द वे न्यूड हो गए हो, या न्यूड होके दौड़ रहे हो। ये अगर सपने आ रहे हैं तो ट्रिपल वार्मर का संकेत है। ये ये वाली देखिए। फिर आंख की पुतली में सफेद गोले, मतलब पुपिल में अगर आपका सफेद गोले बन रहे हैं तो भी इसी का ट्रिपल वार्मर का है। और यहाँ कानों में, वो आंख में बाहरी भाग में कोई अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है,
तो ये भी उसी का, ये वैसे तो हार्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन पेरिकार्डियम की वजह से ये इससे बेटर है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर ट्रिपल वार्मर का ये पॉइंट आता है 23, तो इसलिए उसकी वजह से माना गया। हाइपर एक्टिव क्या है? अगर बहुत अधिक हाइपर है तो शून्य, हाइपर एक्टिव सिम्टम में क्या होगा, सुनने में कठिनाई हो जाएगी। देखिए इसका इसको जो है कान की उसमें ये पेरिकार्डियम, ये ट्रिपल वार्मर कान के आसपास जाता है, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये है इसका, यहाँ पर आंख के इधर, यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर कनपट्टी जिसको कह सकते हैं शुरू में। तो देखिएगा, इसलिए क्या क्या उसके सिम्टम क्या आएंगे, सुनने में कठिनाई, यानी आपको सुनने को तो हम लोग मानते हैं किडनी, और हम लोग कान के लिए और एसआई बोल देते हैं कि एसआई भी जिम्मेदार है, लेकिन ये ट्रिपल वार्मर भी जिम्मेदार है सुनने में, क्योंकि यही मेरिडियन यहीं पर है, कान के चारों तरफ मेरिडियन है, तो सुनने में कठिनाई हो जाएगी। 17 पॉइंट, टीडब्ल्यू का 17 पॉइंट आपको वहां पर जहां पर बाली पहनी जाती है, जहां पर बाली पहनी जाती है, जहां पर स्कूल टीचर इसको दबाते थे, प्रेस करते थे, वो वाला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ट्रिपल वार्मर का, जो कि नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ट्रिपल वार्मर 17 पॉइंट यहाँ पर होता है नीचे, जहां पर बाली पहनी जाती है। तो ये, तो यहां से लेकर के और पूरे यहां तक है आपका 22 यहीं पर है। तो इनमें दर्द होगा तो कंधों में दर्द होगा, तो कंधों में, कंधे में क्या होता है, ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है 14 से लेकर 16 तक यहीं पर होता है। तो 14 पॉइंट यहाँ 13 14 यहीं पर होता है पैर, तो कंधे में दर्द के लिए भी जिम्मेदारी है, और ऑर्गन, क्योंकि हम सिद्धांत ये है कि जो मेरिडियन जहां से गुजर रही है उसके आसपास कोई प्रॉब्लम है तो वो उस मेरिडियन की प्रॉब्लम है। फिर गुस्सा जल्दी अगर आ रहा है, जल्दी शांत नहीं हो रहा, तो वो लीवर का प्रॉब्लम है। हवा में उच्च, अच्छा एक और, बहुत लोग हवा में बहुत बार उछालते रहते हैं, तो ये ट्रिपल वार्मर का संकेत है उसमें प्रॉब्लम का, कि बहुत मुट्ठी उछालते हैं। फिर ये रिंग फिगर में ये बात जा रही है, रिंग फिगर में जाती है ये वाली, तो अगर इस रिंग फिगर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी इसी का संकेत है। सर में भारीपन, ये यहाँ पर TW3 यहाँ पर है, जहां पर गड्ढा पड़ता है ना आंख बाहर, देखिए ये गड्ढा पड़ता है आंख के बाहरी भाग में, यहाँ गड्ढा पड़ता है, तो यहाँ पे इसकी वजह से कभी कभी कानपट्टी में दर्द हो, सर भारीपन हो जाता है, तो ये उसी का पॉइंट है। ये भी बाहरी सर्दी गर्मी, तो ट्रिपल वार्मर नाम ही है, ह्यूमिडिटी में कोई परिवर्तन हुआ तो ये होगा, उसको बर्दाश्त करने की परेशानी होगी, इसी वजह से होगी। छाती में दर्द पेरिकार्डियम का नेचर है। गर्दन में, कंधों में, हाथों में दर्द, क्योंकि मेरिडियन यहीं से जाती है, ये मेरिडियन आपका रिंग फिंगर से जा करके और बाहरी भाग से ये वाला जो यांग मेरिडियन है, तो यहाँ जाती है और कंधे में जाती है, तो इस हाथ में जो हाथ की प्रॉब्लम होती है तो ट्रिपल वार्मर भी जिम्मेदार होता है। जल्दी दर्द, तो अगर स्किन में खुजली आ रही है तो लीवर के साथ साथ, क्योंकि लीवर भी बैलेंस इसी को है कंट्रोलर, तो लीवर खुजली हो सकती है। मुंह गर्म हो, मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो स्टमक की वजह से मेन अगर माना जाए तो स्टमक की वजह से होता है, तो स्टमक की वजह से भी हो सकता है मसूड़ों में, और मसूड़ों में अपने आप भी हो सकता है। तो ये इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो ये ट्रिपल वार्मर पर एक ध्यान जाना चाहिए। अंडर एक्टिव क्या है, अगर आप मतलब अगर ये कमजोर पड़ गया, अंडर एक्टिव है, तो बिल्कुल असामाजिक आप हो जाएंगे। बहुत से लोग, मतलब ये नहीं है कि मतलब लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे और घर तक सीमित रह जाएंगे। सर्दी अधिक महसूस करेंगे आप, सर्दी अधिक, ठंडक लगेगी, और TW यहाँ पर कनपटी में आपको दर्द हो जाए, और आप जोशीले, जो आपका कहना था कि बहुत एक्टिव या जोशीले होना चाहिए, जोश से भरे, वो वाला आपका एलिमेंट कम हो जाएगा, जोशीलापन। अब गुणों की, अब अगर गुण कहा जाए, गुण को, जो गुण अच्छे गुण है तो इसमें है कि ये है सामाजिक, सामाजिकता का निर्वाह, बहुत बढ़िया है कि आप अगर अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में हैं तो ये आपका ट्रिपल वार्मर बैलेंस कंडीशन। मानवता से अगर प्रेम कर रहे हैं तो ट्रिपल वार्मर की वजह से। अगर आप ग्रुप में कुशलता से संचालन कर रहे हैं, ग्रुप के सब लोग आपसे प्रसन्न हैं, आपके नेतृत्व में विश्वास करते हैं,
आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको अच्छे लगते हैं, तो ये समझिए ये आपका ट्रिपल वार्मर बैलेंस कंडीशन है। आप अगर जोशीले हैं, आप प्रभावान हैं, आप ऊर्जावान हैं, तो ये ट्रिपल वार्मर की वजह से है। फिर बात कर रहा हूं वही बात कि सेक्सुअल मित्रता संभव है। अगर ये होगा, विपरीत लिंगी से सेक्सुअल मित्रता भी करते हैं, तो ये इसका अर्थ ये नहीं है कि सेक्स संबंध की वजह से, ये सामाजिक दायित्व के निर्वाह में भी संभव है। तो ये उसका आपका ट्रिपल वार्मर का गुण के रूप में इसको जाना जाना चाहिए। और आप विनोद प्रिय बढ़िया है, तो ट्रिपल वार्मर का कैरेक्टर है। अब इसका जो मेन चीज है कि कोई भी आपका सामाजिक प्रेम भी है, तो व्यक्तित्व, मतलब वो गहराई जो है, प्रगाढ़ता जो होती है, ये हो जाएगी, आप विनोद प्रिय अच्छे होंगे, ये सब। और जो ऊष्मा आपके अंदर होनी चाहिए, जो सब रिलेशन, सारे संबंधों की ऊष्मा, वो आपके अंदर है। सारे संबंधों, सारे मनोभाव में सब शामिल है। उसमें हमको सेक्स को अलग नहीं करना चाहिए। वहां भी आपकी ऊष्मा होनी चाहिए, होती है, होगी। भले, भले, फिर नोट कर लीजिए, भले इसको आप कार्यान्वित करें या ना करें, एग्जीक्यूशन कोई आवश्यक नहीं की हो, लेकिन आपके अंदर ये गर्माहट, आपके अंदर ये ऊष्मा ट्रिपल वार्मर की वजह से है। उसको आवश्यक नहीं कि आप उसको कार्य रूप में परिणति कर रहे हैं, एग्जीक्यूट ही करें, लेकिन ये ऊष्मा तो होनी चाहिए। जगह जोशीला होना चाहिए। जोशीला वाला कंसेप्ट है, वही है। तो इसलिए बहुत इफेक्टिकली कहा गया है कि आवश्यक नहीं कि संबंध हो ही, संबंधों की ऊष्मा होनी चाहिए, वो बहुत आवश्यक है, वो है। अब अगर ये मेरिडियन, ये मेरिडियन पीछे की तरफ आती है, पीछे की तरफ रहती है, तो ये इसलिए जो है यहाँ दर्द आपको होगा। गले में खरखरी, आंखों में जीबी1 के पास। अब हमारा जीबी1 जो है, ये ये यूबी है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर दर्द हो रहा है, तो भी ये ट्रिपल वार्मर यहाँ पॉइंट है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इसमें हम लोग ट्रिपल वार्मर को और गार्बेडर को और लीवर, तीन को, इनको सिलेक्ट कर देते हैं। 2-3 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है बस। बाहरी विंड का अटैक होता है, तो हम लोगों ने कहा कि ट्रिपल वार्मर, कहा था ना कि ट्रिपल वार्मर उस डिफेंसिव ऊर्जा को लंग्स की ओर भेज देता है। तो अगर बाहरी विंड का, कोल्ड का विंड, कोल्ड या विंड हीट, दोनों का आक्रमण होता है, तो हमको लंग्स का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी, उसकी लंग ठीक हो जाएगा, तो लंग्स में गई है एनर्जी, तो उसको ठीक हो जाएगी, तो ये ठीक हो जाएगा। अगर मिडिल वार्मर में कोई होगा, तो भोजन पचेगा नहीं, तो हमको स्टमक का उपचार कर देना चाहिए, ताकि वो ठीक हो जाए। लोअर वार्मर में अगर आपका जो है यूरिन या रिटेंशन या ये सब चीजें हैं, तो हम लोग को यूबी में और किडनी में, दो में उपचार कर देंगे, तो हमारा वो ठीक हो जाएगा। माइग्रेन भी, माइग्रेन के लिए 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए TW23, TW3 और GB20, इनकी वजह से गार्बेडर का है और ट्रिपल वार्मर का 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण है, जिन पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा खत्म हुआ। हमने किडनी के, आज हमने ग्रुप में भेजे हैं किडनी के 3 पॉइंट, और स्प्लीन का 3 पॉइंट, स्प्लीन और पैंक्रियाज के 3 पॉइंट भेजे हैं। उसको अगर आप लोग, सभी लोग यूज करेंगे, लगाएंगे, उसको टोन भी करेंगे, या अगर नहीं किसी के पास मैग्नेट मिले कभी, तो उसको मतलब आप मटल वेट लगाएंगे, तो वो आपके सिस्टम में, तो डिफेंसिव का भी है और डाइजेशन का भी है, और किडनी माने और कंट्रोलर है। इसको जरूर लगाइए, मैंने अभिषेक जी के उसमें भेज दिया है। तो हम इन्हीं, धन्यवाद आपको बहुत, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्वास सर। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा या कोई क्वेश्चन बनता है, तो आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव से पूछ सकते हैं। और नहीं तो फिर अशोक से हिसाब से निवेदन करते हैं कि आज के पॉडकास्ट ये अरविंद श्रीवास्तव के 200 धन्यवाद के दीजिए सर। आदरणीय शेखर साहब। धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी।
आपका प्रयास रहता है कि स्वाध्याय चिंतन हमें प्रोवाइड करते रहें। आज आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी ने एक्यूप्रेशर मूल सिद्धांत पर अपना 14वां सेशन पेश किया। आज आपका मेन जो विषय रहा ट्रिपल वार्बर के बारे में आपने खुल के बताया और पॉइंट्स भी बताया आपने, और जितना भी आप बताते हैं एनाटॉमी को समझा के बताते हैं और जिससे हमको भली भांति समझ में आता है, और सभी लोग जो भी सुनते हैं लाभान्वित होते हैं और आगे भी वो आशा करते हैं कि इसी प्रकार हमें आगे भी आप अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना और भी सेशन करते रहेंगे। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अविश्वास साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जैसे कि विजय साहब तो 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, आदरणीय श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि मैं छोटे से या बड़े से सबसे सीखने का प्रयास करता हूँ। बहुत इसी बढ़िया पे एक विचार है, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, जी, और जीता हुआ सब कुछ हार सकते हैं अहंकार से। बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर सर, सुंदर। बिल्कुल। आइए 3 बार हम प्रचार करते हैं। ओम ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः